एवरीवन, क्लास 10 केमिस्ट्री में आज हम देखते हैं चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। सबसे पहले हम चैप्टर की हेडिंग ही जान लेते हैं, केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस होती क्या हैं? हमने अपनी अर्लियर क्लासेस में पढ़ा हुआ है फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बारे में। फिजिकल चेंज क्या होता है? जिस भी चेंज को हम रिवर्स कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल फ्रीजिंग ऑफ आइस, यानी कि जब बर्फ़ जम जाती है हम उसे वापस से रिवर्स करके पानी बना सकते हैं उसे पिघलाकर, और फिर से उससे बर्फ़ जमा सकते हैं। तो ये हमारा फिजिकल चेंज है जिसमें कोई भी परमानेंट चेंज नहीं हो रहा है और वापस से उसे रिवर्स किया जा सकता है। वेयर एज हमारा केमिकल चेंज क्या होता है? जहाँ पे भी हमारा केमिकल चेंज होता है उसे हम रिवर्स नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल कुकिंग ऑफ फूड, एक बार खाना बन गया तो बन गया, उसे वापस से कच्चा नहीं किया जा सकता। या हमारा दूध फट जाता है उसे हम वापस से सही नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी केमिकल चेंज हो रहे हैं जो कि हम वापस से रिवर्स नहीं कर पा रहे हैं। तो जहाँ पे भी किसी भी चीज़ में कोई केमिकल चेंज होता है जिसे हम रिवर्स नहीं कर सकते, वहीं पे हमारी केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस करती है। व्हेनेवर अ केमिकल चेंज ऑकर्स, जहाँ पे भी केमिकल चेंज ऑकर हुआ वहाँ पे हमारी केमिकल रिएक्शन ने टेक प्लेस किया। हम सोचते हैं कि जो केमिकल रिएक्शन है वो कैसे टेक प्लेस करती है और हमें पता कैसे चलेगा कि कोई केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस हुई है यहाँ पे, यानी कि केमिकल रिएक्शन हुई है। तो यहाँ पे हमें एक एक्टिविटी बता रखी है जिससे हम पता लगा सकते हैं कि कोई केमिकल रिएक्शन हुई है। जो हमारी केमिकल रिएक्शन यहाँ पे दे रखी है वो हमें मैग्नीशियम रिबन के बीच में और ऑक्सीजन के बीच में दे रखी है। इन्होंने एक मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया है ऑक्सीजन के साथ। यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड का पाउडर बन गया है। वो एक बहुत ज़्यादा फ्लैश के साथ, वाइट फ्लैश के साथ बर्न हुआ रिबन और वाइट कलर का पाउडर बन गया। हम अब उस पाउडर से ना तो दोबारा से ऑक्सीजन बना सकते हैं और ना ही मैग्नीशियम रिबन को वापस से ऑब्टेन कर सकते हैं। तो ऐसे यहाँ पे रिएक्शन में जो पाउडर बना है हम उसे रिवर्स करके दोबारा मैग्नीशियम रिबन नहीं बना सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे हमारी केमिकल रिएक्शन हुई है। जो केमिकल रिएक्शन होती है उनमें जो प्रॉपर्टी होती है, यानी कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जो है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज़ जो होंगी मैग्नीशियम की तरह भी नहीं होंगी और ऑक्सीजन की तरह भी नहीं होंगी, उसकी प्रॉपर्टीज़ अलग होंगी उन दोनों से। फॉर एग्जांपल लिए देखते हैं, हमें पता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से हमारा वाटर बनता है। हाइड्रोजन एक फ्यूल की तरह यूज़ होता है रॉकेट्स में, और ऑक्सीजन जो होता है वो हमारे आग को प्रमोट करता है, यानी कि हमें आग को जलाने में हेल्प करता है। हमें पता है बर्निंग में हेल्प करता है ऑक्सीजन। लेकिन जो उनसे प्रोडक्ट बना यानी कि पानी H2O, वो तो हमारी आग को बुझाने का काम करता है। तो ना उसमें फ्यूल वाली प्रॉपर्टीज़ गई हाइड्रोजन की, ना आग को प्रमोट करने वाली प्रॉपर्टीज़ गई ऑक्सीजन की। जो प्रोडक्ट बना वो बिल्कुल ही अलग था। एक मैग्नीशियम रिबन पे ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि हमें मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने से पहले उसे सैंड पेपर से क्लीन करने की नीड क्यों पड़ती है? क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी जो स्लो रिएक्शन हुआ होता है, मैग्नीशियम रिबन एयर में रखा होता है, तो वो ऑक्सीजन जो होता है एयर का उससे स्लोली रिएक्ट करके एक लेयर बना लेता है मैग्नीशियम ऑक्साइड की। तो रिएक्शन से पहले हमें उसे क्लियर करने के लिए उसे सैंड पेपर से रब करना पड़ता है मैग्नीशियम रिबन को। हमें यहाँ पे एक और रिएक्शन दे रखी है, यहाँ पे दे रखा है हमें जिंक ग्रैन्यूल्स लेने हैं एक कॉनिकल फ्लैक्स में, और उसमें डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालना है, और हम देखेंगे कि उसके टेम्परेचर में कुछ चेंज आएगा। हमें इन सब एक्टिविटीज़ से ये बात पता करनी है कि हमें केमिकल रिएक्शन हुई है, इस बारे में कैसे पता चलेगा। तो हमें 4 बातें बता रखी है। अगर ये 4 बातें किसी भी रिएक्शन के दौरान हमने ऑब्जर्व की तो वहाँ पे एक केमिकल रिएक्शन हुई है। फर्स्ट है हमारा चेंज इन स्टेट। अगर हमारी किसी भी केमिकल रिएक्शन में किसी भी सब्सटेंस की स्टेट चेंज हो गई है, फॉर एग्जांपल जैसे कि हमने मैग्नीशियम रिबन को जब बर्न किया तो पहले वो एक रिबन की फॉर्म में था और फिर वो पाउडर की फॉर्म में बन गया, तो वहाँ पे उसकी स्टेट चेंज हो गई ना। और ऐसे ही हम देखते हैं चेंज इन कलर। फॉर एग्जांपल जब हम राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स का एग्जांपल देख सकते हैं इससे, जब हमारे फल कच्चे होते हैं तो वो मतलब हरे हरे से कलर का होता है, मैंगो की बात कर लें, और फिर जब वो पक जाता है वो येलो कलर का हो जाता है, तो वहाँ पे उसका कलर चेंज हुआ, वहाँ पे भी एक केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस हुई है। इवोल्यूशन ऑफ गैस, कई बार ऐसा होता है हम 2 चीज़ों को रिएक्ट कराते हैं और वहाँ से गैस बाहर आती है, मतलब जो भी सब्सटेंस बनता है उसके साथ साथ एक गैस भी बाहर आती है, तो वहाँ पे भी हमारी केमिकल रिएक्शन होती है। और आता है हमारा चेंज इन टेम्परेचर। जब भी हम किसी 2 सब्सटेंस को रिएक्ट करा रहे हैं, या तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए या टेम्परेचर अचानक से डिक्रीज़ करने लगे, तो हम तब भी कहते हैं वहाँ पे एक केमिकल रिएक्शन हुई है। इसके अलावा जब हमारा प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाता है हम वहाँ पे भी कहते हैं कि हमारी केमिकल रिएक्शन हुई है। प्रेसिपिटेट क्या होता है? एक ना घुलने वाला सॉलिड, एक ऐसा सॉलिड बन गया है किसी भी रिएक्शन में जो वापस से सॉल्यूशन में नहीं घुल रहा है,
वहाँ पे हमारा प्रेसिपिटेट फॉर्म हो गया है। सो इन सब चीज़ों से हम देखते हैं कि कोई केमिकल रिएक्शन हुई है। सो केमिकल इक्वेशन के बारे में देखते हैं। हमें केमिकल रिएक्शन के बारे में पता चल गया, अब इक्वेशंस के बारे में देखते हैं। सो केमिकल इक्वेशन क्या होती है, हम कभी भी जब दो सब्सटेंस को रिएक्ट कराते हैं तो जो भी सब्सटेंस रिएक्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल हम इस एग्जांपल में देखते हैं मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, यानी कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन यहाँ पे रिएक्टेंट है क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से रिएक्ट कर रहे हैं और जो सब्सटेंस बना है वो है मैग्नीशियम ऑक्साइड, वो इनका प्रोडक्ट है। तो जो भी सब्सटेंस हमारा केमिकल रिएक्शन के अंडरगो होता है, यानी कि जिन दोनों से केमिकल रिएक्शन होती है, उन्हें हम बोलते हैं रिएक्टेंट, और जो न्यू सब्सटेंस बनता है वो हमारा होता है प्रोडक्ट। सो हम इन सब केमिकल रिएक्शन को जब हम वर्ड्स में लिख देते हैं तो हमारी वर्ड इक्वेशन कहलाती है। केमिकल रिएक्शन को लिखना ही एक तरीके से हमारा इक्वेशन कहलाता है जब उन्हें डिस्क्राइब करते हैं केमिकल रिएक्शन के बारे में। सो उनका ऐसे लिखना तो बहुत हार्ड पड़ेगा, दैट व्हेन मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, मतलब हार्ड क्या, लेंदी हो जाएगा। इस वजह से हम उन्हें वर्ड इक्वेशन में लिख देते हैं जिसकी हमने लिख रखा है। और इसके अलावा हम आगे देखेंगे उनके सिंबल्स से भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे प्रोडक्ट होता है वो हमारा सिंगल प्रोडक्ट बना है, और जो रिएक्टेंट्स हैं उनके बीच में हमने प्लस साइन ये बताने के लिए लगा रखा है कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन यहाँ एक दूसरे से रिएक्ट कर रहे हैं एक नया सब्सटेंस बनाने के लिए। तो हमारे लेफ्ट हैंड साइड हमारे रिएक्टेंट्स आएंगे, राइट हैंड साइड हमारा प्रोडक्ट आएगा, और जो एरो है वो इंडिकेट कर रही है यहाँ पे कि किस डायरेक्शन में ये रिएक्शन हुई है। सो नेक्स्ट है हमारा राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन। सो हमें पता है वर्ड इक्वेशन लिखेंगे या फुल डिटेल में इक्वेशन लिखेंगे तो वो हमारी बहुत ज़्यादा बड़ी होगी, लेंदी होगी, टाइम कंज्यूमिंग होगी। तो इसको हम शॉर्ट में करने के लिए इनके केमिकल सिंबल लिख लेते हैं। हमें जो सिंबल होता है, हमें पता है Mg मैग्नीशियम का सिंबल होता है, O2 ऑक्सीजन का सिंबल होता है। सो ये दोनों मिलके हमारा MgO बना रहे हैं वैलेंसी क्रॉस से, यहाँ पे हम देख सकते हैं। सो यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है, इसे हमने बहुत सिंपल तरीके से छोटे अक्षरों में लिख दिया है यहाँ पे उनके सिंबल्स की मदद से। फिर हमें बता रखा है कि हम दोनों तरफ के एलिमेंट्स को काउंट करते हैं। तो फर्स्ट हम देख रहे हैं Mg एक है और इधर भी Mg एक है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन दो आ रहे हैं और दूसरी तरफ ऑक्सीजन एक ही आ रहा है। तो यहाँ पे जो है वो दोनों साइड हमारे एटम्स के जो ईच एलिमेंट है वो सेम नहीं है दोनों साइड पे, यानी कि एक तरफ दो ऑक्सीजन आ रहे हैं, एक तरफ सिर्फ एक ही ऑक्सीजन आ रहा है। तो हम कहेंगे ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है। और हमारी इक्वेशन जो बैलेंस नहीं होती है हम उन्हें अनबैलेंस्ड या फिर स्केलेटल इक्वेशंस कहते हैं, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, जो कि हमारी बैलेंस नहीं होती है। अब हमें बैलेंस करने की नीड ही क्यों आई, हमें पता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो हमने 9th में पढ़ा था कि कोई भी केमिकल रिएक्शन में ना तो मास कभी भी डिस्ट्रॉयड हो सकता है और ना ही कभी भी क्रिएट हो सकता है। यानी कि अगर दो सब्सटेंस रिएक्ट कर रहे हैं तो जितना उनका मास था उतना ही प्रोडक्ट का मास आएगा, ना तो मास बढ़ेगा, ना तो उनका वजन बढ़ेगा और ना ही उनका मास जो है वो कम हो जाएगा। सो यहाँ पे तो ये गड़बड़ आ रही है, तो हमें इसलिए उनको बैलेंस करने की नीड होती है। सो यहाँ पे एनसीईआरटी में मेथड दे रखा है, हिट एंड ट्रायल मेथड से इन्होंने आपको केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना सिखाया है। सो फर्स्ट स्टेप में इन्होंने कहा एक बॉक्स में हम जितने भी एलिमेंट्स हैं, इन्होंने जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड को जिंक सल्फेटो हाइड्रोजन में बैलेंस करना सिखाया है ये वाली इक्वेशन को। सो सबसे पहले हमने एलिमेंट्स के नाम लिख लिए, फिर उनके जितने भी पहले रिएक्टेंट्स में कितने कितने थे एटम्स और प्रोडक्ट्स में कितने एटम थे वो सब हमने लिख लिया। फिर हमने उन सबको एक बॉक्स में बंद कर लिया। फिर हमने देखा कि कहाँ पे कितने एटम्स जो हैं वो प्रोडक्ट में और रिएक्टेंट में अनबैलेंस्ड हैं। सो हम उनके बारे में लिख लेंगे कौन से इनिशियली बैलेंस्ड हैं और कौन से बैलेंस हमें करने हैं, इनिशियली मतलब पहले से बैलेंस हुए हुए हैं, और कौन से हमें बैलेंस करने हैं। फिर इन्होंने एक बात बोली है कि हम किसी भी सब्सटेंस का फॉर्मूला चेंज नहीं कर सकते हैं, किसी भी एटम का या किसी भी मॉलिक्यूल का हम फॉर्मूला चेंज नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर वो O2 है तो हम उसे O2 ही करेंगे, अगर हम उसमें एक और एटम जोड़ना है तो हम उसे O3 नहीं लिख सकते हैं, हमें उनके आगे लिखना पड़ेगा। हमने जैसे Fe+4H2O लिखा है तो 4 वो हमारा हाइड्रोजन के लिए भी होगा और ऑक्सीजन के लिए भी होगा। हम डायरेक्टली ऑक्सीजन के नीचे 4 नहीं लगा सकते हैं, हम उनके फॉर्मूले को चेंज नहीं कर सकते, इसलिए हम उनके आगे लिखते हैं। सो इनके बाद इन सबको लिखने के बाद हमें दिख रहा है कि हमारी इक्वेशन जो होगी वो पार्शली बैलेंस्ड हो जाएगी, और हमारी इक्वेशन स्टिल जो भी एलिमेंट्स अब बैलेंस नहीं है हमें उन्हें बैलेंस करना है। फिर से इन्होंने ये लिखा है कि कौन सी बैलेंस हो चुकी है और कौन सी बैलेंस नहीं हुई है, और फाइनली इन्होंने उसे चेक किया है कि उनकी बैलेंस हो गई हैं इक्वेशंस या फिर नहीं। तो हमें इतना लंबा करने की ज़रूरत नहीं है, जब हमारा क्वेश्चन आएगा एग्ज़ाम में, इन्होंने हमें फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो हमने इसलिए लिख के करा है, और वरना हम डायरेक्टली बैलेंस कर सकते हैं अपने हिसाब से कि कौन सी इक्वेशन को बैलेंस करना है। उसकी भी मैंने शॉर्ट वीडियो बना रखी है,
वो आप देख सकते हैं। इसके बाद हमें बता रखा है राइटिंग सिम्बल्स ऑफ फिजिकल स्टेट्स, यानी कि अगर अब हमें अगर हमारी केमिकल इक्वेशन को हमें और ज़्यादा डिफाइन करना है, उसके बारे में बहुत ज़्यादा बतानी हमें तो हम उसके फिजिकल स्टेट को बता सकते हैं। हम एक इक्वेशन देखते हैं, ऊपर वाली इक्वेशन ही देखते हैं, जहाँ हमारा आयरन हमारे वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो हमारा जो सब्सटेंस बन रहा है आयरन ऑक्साइड और हमारा जो हाइड्रोजन गैस बन रही है, इसमें हमें ये नहीं पता चल रहा कि क्या हाइड्रोजन गैस है या आयरन सॉलिड है, लिक्विड है, क्या है। तो ये हमें उसकी फिजिकल स्टेट के बारे में नहीं बता रही है। सो जब हमें फिजिकल स्टेट के बारे में जानना होता है तो हम उसे मेंशन करते हैं सिंबल से, जो कि होते हैं G फॉर गैस, L फॉर लिक्विड, AQ फॉर एक्वस एंड S फॉर सॉलिड। AQ क्या होता है? एक्वस हम तब इस्तेमाल करते हैं जब भी कोई भी सब्सटेंस पानी में घुला हुआ होता है, वो खुद लिक्विड नहीं है बट वो पानी में डिज़ोल्व हुआ है, तो वहाँ पे हम एक्वस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। और जब हम सिंबल G को पानी के साथ इस्तेमाल करते हैं, यानी कि H2O के बाद G लगाते हैं, तो हम बताते हैं यहाँ पे पानी का इस्तेमाल स्टीम की फॉर्म में किया हुआ है, भाप की फॉर्म में। सो ये हमें हाउएवर नेसेसरी नहीं होता है ये हमें बताना, हर बार हमें फिजिकल स्टेट नहीं बतानी है। जब यहाँ पे हमसे पूछा जाए कि इसकी फिजिकल स्टेट आपको क्लियरली स्पेसिफाई करनी है, हमें तभी इसको स्पेसिफाई करना है, वरना इसे स्पेसिफाई करने की हमें नीड नहीं होती है। इसके बाद हमें और भी अगर और इन्फॉर्मेटिव बनाना चाहते हैं हम अपनी केमिकल इक्वेशन को, उसमें टेम्परेचर के बारे में बता सकते हैं कि इतनी टेम्परेचर पे उसने रिएक्ट किया, प्रेशर, कौन सा कैटलिस्ट यूज़ हुआ। कैटलिस्ट क्या होता है? जब भी हमें किसी रिएक्शन को फास्ट करना चाहते हैं तो हम उसमें कैटलिस्ट डालते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी रिएक्शन करने में, मैं सपोज़ के लिए बता रही हूँ, अगर 2 घंटे लगते हैं, हम उसे और भी ज़्यादा जल्दी करना चाहते हैं, 1 घंटे में करना चाहते हैं, आधे घंटे में करना चाहते हैं, तो हम उसमें कोई कैटलिस्ट डाल देंगे जिससे वो रिएक्शन बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगी। सो हमें ये सारे भी बता सकते हैं। नीचे हमें सनलाइट और क्लोरोफिल वाली रिएक्शन दे रखी है, हमें ग्लूकोज फॉर्मेशन वाली, फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है, और भी हमारी रिएक्शंस दे रखे हैं हमें। सो हमें इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है जब तक हमसे पूछा ना जाए, बट हम इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं और भी ज़्यादा अपनी केमिकल इक्वेशंस को। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे।